हेलो नमस्कार दोस्तों। देखिए, आप सभी का स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल मगध टेक्निकल क्लास में। जैसा कि बाबू तुम लोग को रेगुलर हम डीआरडीओ खास करके मिशन वही है हम लोग के लिए, डीआरडीओ का एग्ज़ाम, और उसी के लिए लगातार है जो हम आप लोग के लिए अच्छा से अच्छा और लगातार प्रतिदिन मेहनत कर रहे हैं और आप लोग के लिए बराबर टॉपिक बाय टॉपिक क्वेश्चन ला रहे हैं जो आप लोग को पहले एग्जाम में पूछा हुआ है। और कल आप लोग के लिए हम क्लास नहीं करवा पाए थे, वीडियो नहीं बना पाए थे। उसका खास रीज़न था कि कल हम नहीं थे यहाँ, कुछ काम से चल गए थे, इसलिए बन नहीं पाया था। और आज आप लोग के लिए देखिए लाए हैं वाइंडिंग से संबंधित। वाइंडिंग चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट रखता है बाबू, और ये चैप्टर हर एक स्टूडेंट के वीक होता है, कमज़ोर चैप्टर होता है। और ऐसे में क्वेश्चन अगर हल्का फल्का भी आ जाता है तो ऊपर से चला जाता है क्वेश्चन। तो इसलिए और इससे दो क्वेश्चन देता है, कभी बाइंडिंग का फिगर दे देता है, एक वीडियो कल भी हम लाएंगे इसका बाइंडिंग का फिगर के साथ, और एक है जो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। और हम बहुत सारे क्वेश्चन और करेंगे, पहले देखते हैं इसको। ठीक है, कहता है ट्रांसफार्मर के ईएमएफ समीकरण का सूत्र। देखिए ये ईएमएफ ट्रांसफार्मर में टर्न देल रहेगा, आवृत्ति देल रहेगा, तो ईएमएफ निकाल कहेगा विद्युत वाहक बल। तो ईएमएफ बराबर होता है 4.44 इंटू 5m इंटू एफ इंटू एम। एन क्या है? नंबर ऑफ टर्न क्वाइल में टर्नों की संख्या, और एफ क्या है? आवृत्ति जो हर्ट्ज जो होता है, और फाई क्या है? फ्लक्स है। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि ट्रांसफार्मर में फ्लक्स का मान क्या होता है, तो न्यूनतम, अधिकतम, समान या बराबर। तो अधिकतम होता है, फाई से फ्लक्स, एम से मैक्सिमम, मतलब अधिकतम फ्लक्स। क्लियर? तो इसका सही सूत्र होता है 4.44 इंटू 5m इंटू एफ इंटू एन। अगला, संधारित्र किस प्रकार की युक्ति है? देखिए संधारित्र को कहते हैं कैपेसिटर, और कैपेसिटर एक प्रकार के आप लोग को निष्क्रिय युक्ति है, इसको हम कहते हैं पैसिव डिवाइस। ये बराबर आता है हर सेट में, हम लोग देखते हैं ये वाला क्वेश्चन। हम भी आप लोग को बता रहे हैं ना, सेट जब देखते हैं निष्क्रिय युक्ति तो ये क्वेश्चन ज़्यादा दिखता है, इसलिए आप लोग को लिखा दिए, ये दो को रट लीजिएगा। कैसे रटना है? संधारित्र सा आ रहा है तो निष्क्रिय हो जाएगा, मतलब सा से संधारित्र और ना से उल्टा हो रहा है। और एक होता है ट्रांजिस्टर, किस प्रकार की युक्ति है? तो एक्टिव, मतलब सक्रिय युक्ति है, सक्रिय या मोटा मोटी आप लोग को याद दिला देते हैं। वैसे युक्ति जो स्रोत युक्ति होता है उसको एक्टिव कहते हैं। जो स्रोत युक्ति है, जैसे ट्रांजिस्टर है, बैटरी है, सेल है, ये सब क्या हो जाएगा? सक्रिय युक्ति। लेकिन जो युक्ति है ट्रांसफर करता है, मतलब एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण करता है, उसको हम लोग कहते हैं निष्क्रिय युक्ति। जैसे संधारित्र, जैसे प्रतिरोधक, ये सब क्या है? मतलब निष्क्रिय युक्ति है, याद रखिएगा। तो सा से संधारित, तो सा के उल्टा निष्क्रिय हो जाएगा। सा से संधारित तो सक्रिय ना है, निष्क्रिय। और ट्रांजिस्टर हो जाएगा सक्रिय। क्लियर? मतलब टेक्निक हम बता रहे हैं आप लोग को कि संधारित कहेगा तो सक्रिय नहीं मारिएगा, निष्क्रिय, उल्टा, और बच गया ट्रांजिस्टर तो हो जाएगा सक्रिय। क्लियर? आगे, टर्नों का समूह क्या कहलाता है? देखिए बाइंडिंग चैप्टर से क्वेश्चन शुरू। टर्नों का समूह देखिए, जैसे एक टर्न यहाँ से यहाँ लपेटे तो एक टर्न हो गया, और फिर यहाँ से यहाँ लपेटे तो 2 टर्न हो गया, फिर यहाँ से यहाँ लपेटे तो 3 टर्न हो, तो ये क्या हो जाएगा? क्वाइल। टर्नों की संख्या को क्वाइल कहते हैं, जिसको हम लोग हिंदी में कुंडली कहते हैं। क्या कहते हैं? कुंडली। अगला कह रहा है कुंडली का समूह क्या कहलाता है? जैसे मतलब ऐसा का ढेर से मिल जाएगा तो क्या कहलाएगा? जैसे एक कुंडली यहाँ, एक समूह मिल गया, एक कुंडली यहाँ, तो देख ये बाइंडिंग कहलाता है। नहीं देखते हैं मोटर में एक कुंडली, 2 कुंडली, 3 कुंडली, 4 कुंडली मिल करके वाइंडिंग बन जाता है। तो वाइंडिंग हो जाता है पूरा। आप लोग को बाइंडिंग से और क्वेश्चन हम करवाएंगे, और जब लाइव पढ़ाएंगे ना या ऑफलाइन में, तो बाइंडिंग को अच्छा से पढ़िएगा। यहाँ तो ऑब्जेक्टिव है तो थोड़ा थोड़ा जानकारी दे रहे हैं अभी, चूँकि टेम्प्रोरी है, एग्जाम है, उसको देखते हुए। ठीक है,
बहुत अच्छा चैप्टर है और 2 से 3 क्वेश्चन मुफ्त में, खाली हल्का ध्यान दीजिएगा। 2 से 3 क्वेश्चन, कभी क्वेश्चन पूछता है कि सिंगल फेज मोटर में कौन बाइंडिंग, 3 फेज मोटर में कौन बाइंडिंग, कभी पूछता है रीबाइंडिंग में कौन मतलब रीबाइंडिंग, जब मोटर जल जाता है तो पुनः बाइंडिंग करते हैं तो कौन बाइंडिंग, कभी पूछता है टुल्लू पंप, पानी वाला पंप मोटर में कौन बाइंडिंग होता है, ठीक है, आर्मेचर में कौन बाइंडिंग होता है, यही सब पूछते रहता है घुमा घुमा के। तो 2-3-4 प्रकार के बाइंडिंग है, डीसी में लैप बाइंडिंग, बेम बाइंडिंग है, बस याद रखना है, क्लियर हो जाएगा। बास्केट बाइंडिंग भी होता है, बास्केट बाइंडिंग, ठीक है। अगला बास्केट मतलब टोकरी जैसा होता है, समूह बाय समूह मिलके, कुंडली का समूह क्या कहलाता है, बाइंडिंग, क्लियर। अगला है 3 फेज मोटर में कौन सा बाइंडिंग होता है, डुप्लेक्स बाइंडिंग। देखिए एक गलती लिखा गया, 3 फेज मोटर में होता है डुप्लेक्स, ना होता है बास्केट बाइंडिंग, यहाँ पे क्लियर, बास्केट बाइंडिंग, यहाँ पर लिख लीजिएगा, गलती हो गया था जी, क्षमा मांगते हैं इसके लिए। बास्केट बाइंडिंग दिक्कत हो जाता ना, क्वेश्चन में आ जाता है यही तो एग्जाम में, बास्केट बाइंडिंग। उसके बाद है सिंगल फेज मोटर में कौन सा बाइंडिंग होता है, तो कंसेंट्रिक बाइंडिंग। कंसेंट्रिक मतलब सभी टर्नों का सेंटर एक जगह। जैसे देखिए हम आप लोग को एग्जाम्पल में बता देते हैं, इसको मिटा के, इसको मिटा देते इधर। जैसे ये ट्रांसफार्मर है, ये क्या है, ट्रांसफार्मर है। देखिए यहाँ से टर्न, यहाँ से टर्न, यहाँ से टर्न, यहाँ से टर्न, यहाँ से, तो देख रहे हैं सबका केंद्र एक ही पर है, देखिए है ना, एक ही लाइन पर है, तो एक ही लाइन पर सारा केंद्र है, तो कंसेंट्रिक, ठीक है। तो सिंगल फेज में जो भी बाइंडिंग होता है कंसेंट्रिक, या कोर टाइप ट्रांसफार्मर में जो भी बाइंडिंग होता है कंसेंट्रिक, क्लियर। आगे, किसी कॉइल के पहले सिरे और अंतिम सिरे के बीच की दूरी बैक पिच। देखिए बैक पिच फ्रंट पिच से हमेशा अधिक होता है, आगे भी क्वेश्चन मिलेगा। देखिए अब हम इसमें ज़्यादा नहीं पढ़ाएंगे कि डिटेल, मतलब टाइम नहीं है, ठीक है, इसलिए आप लोग ध्यान दीजिएगा। देखिए बाइंडिंग हम बना के दिखाते हैं, देखिए दिख रहा है ना, ये यहाँ से यहाँ से चल जाएगा, यहाँ से यहाँ चल जाएगा, ये हो जाएगा पोल पिच, ये क्या होगा, पोल, दिख रहा है ऊपर में, दिख रहा है बाबू, अगर दिख रहा है तो बताइएगा। हाँ ये पोल पिच होता है। और ये होता है ना, यहाँ से यहाँ के बीच क्वाइल पिच होता है, क्या होता है, क्वाइल पिच। अगर इसको हम लोग कहते हैं फ्रंट, इसको फ्रंट, और इसको कहते हैं बैक। तो अब हम लोग समझना है, कभी जैसे एक वो यहाँ से यहीं आ जाएगा, अब यहाँ से देखिए पोल पिच से क्वाइल पिच अगर कम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, शॉर्ट पिच, शॉर्ट हो गया ये। और अगर पोल पिच और क्वाइल पिच दोनों बराबर रहेगा तो फुल पिच होता है, क्या होता है, फुल पिच। और ये जो क्वाइल का ये भाग जो क्या होता है, अंदर में रहता है, इसको कहते हैं एक्टिव। और ये भाग जो ऊपर बाहर निकला हुआ रहता है उसको कहते हैं पैसिव, क्लियर। और ये है क्वाइल लीड, या क्वाइल लीड इसको कहते हैं, क्लियर। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, आई पूछेगा कौन बाइंडिंग है, तो डायमंड बाइंडिंग, इसको कहते हैं डायमंड बाइंडिंग, क्लियर। आगे, किसी क्वाइल के पहले सिरे और अंतिम सिरे के बीच की दूरी बैक पिच। देखिए पहले सिरा और अंतिम सिरे के बीच की दूरी बैक पिच, और इसको कहते हैं फ्रंट पिच। जैसे क्या होता है वो देखिए हम बता देते हैं। ये हो जाएगा, तो फ्रंट पिच किसको कहते हैं, ध्यान रखिएगा,
कोई भी क्वाइल के अंतिम सिरा और दूसरी क्वाइल के पहले सिरा, ये अंतिम सिरा है और ये दूसरा क्वाइल का पहला सिरा है ना, इसके बीच की दूरी हम लोग क्या कहते हैं, फ्रंट पिच। क्लियर। आगे, किसी पहले क्वाइल के अंतिम सिरा और दूसरे क्वाइल के पहले सिरा को फ्रंट पिच को हम लोग ए बाई एफ से सूचित करते हैं। और किसी भी क्वाइल के पहले सिरे और अंतिम सिरे, मतलब वही क्वाइल के पहला और अंतिम सिरा के बीच की दूरी को बैक पिच बाई बी से सूचित करते हैं, बैक पिच। अगला है बैक पिच हमेशा फ्रंट पिच से एक अधिक होता है। देखिए ये दो गो है तो ये एगो है ना, इसको हम कहेंगे बाई एफ, इसको कहेंगे बाई बी, ये हमेशा कम होता है। निम्न और उच्च आवृत्ति वाले ट्रांसफार्मर कोर किसके बने होते हैं, देखिए निम्न आवृत्ति वाले ट्रांसफार्मर कोर सिलिकॉन स्टील का होता है और उच्च आवृत्ति वाले ट्रांसफार्मर कोर फेराइट स्टील का होता है। फेराइट इससे थोड़ा और बढ़िया होता है। और एक बात ध्यान रखिए, आवृत्ति कभी ट्रांसफार्मर चेंज नहीं करता है, आवृत्ति चेंज कभी नहीं करता है। रीवाइंडिंग में किस प्रकार के वाइंडिंग बनाई जाती है, तो रीवाइंडिंग में हमेशा वाइंडिंग होता है डुप्लेक्स वाइंडिंग या बास्केट वाइंडिंग, ये भी लिखिएगा, बास्केट वाइंडिंग भी होता है। एक स्क्यू वाइंडिंग भी होता है, जिसको हम लोग तिरछी होता है ना, उसको स्क्यू वाइंडिंग कहते हैं, उसको बारे में भी बताएंगे। अगला है कोर टाइप ट्रांसफार्मर में कौन सा वाइंडिंग होता है, कोर टाइप, जैसे आपको अभी फिगर बनाए थे कंसेंट्रिक वाइंडिंग, मतलब सभी वाइंडिंग का सेंटर एक बिंदु पर होना चाहिए, एक लाइन पर होना चाहिए, उसको कंसेंट्रिक वाइंडिंग कहते हैं। और कंसेंट्रिक वाइंडिंग बहुत कम वाइंडिंग मतलब होता है, सिंगल फेज ट्रांसफार्मर में ही ज़्यादा होता है। इसमें क्या होता है कि कोर को ढकता है, ट्रांसफार्मर के कोर को ढक लेता है, जिसके कारण लीकेज करंट कम हो जाता है और ट्रांसफार्मर की आवृत्ति यानी क्षमता इफिशियंसी बढ़ जाती है। अगला लैप बाइंडिंग में समानांतर पथों की संख्या क्या होता है, लैप बाइंडिंग को हम लोग कहते हैं पास बाइंडिंग, पास या पॉस आता है। वेव बाइंडिंग को कहते हैं तरंग बाइंडिंग। तो हमेशा लैप बाइंडिंग में तरंगों मतलब लैप बाइंडिंग में समानांतर पथों की संख्या होता है ए बराबर पी मतलब समझें, आर्मेचर में समानांतर पथों की संख्या बराबर पोल की संख्या, मतलब जितना पोल उतना आर्मेचर में समानांतर पथों की संख्या, ए बराबर पी। और वेव बाइंडिंग रहेगा तो ए बराबर 2, मतलब आर्मेचर में समानांतर पथों की संख्या 2। अब कहिएगा सर कि वेव बाइंडिंग और लैप बाइंडिंग क्या है। वेव बाइंडिंग वैसे स्थानों पर करते हैं जहाँ पे वोल्टेज अधिक होना है, करंट को कम करना है, तो वहाँ पे वेव बाइंडिंग। लैप बाइंडिंग वैसे जगह हम लोग करना होता है जहाँ पे धारा अधिक होना है, वोल्टेज कम होना है, तो वहाँ पे लैप बाइंडिंग। ध्यान रखिएगा, बाइंडिंग से क्लास कल और लेके आएंगे, उसको आराम से देख लीजिएगा। इससे आप लोग को एक क्वेश्चन जरूर मिल जाएगा, ठीक है, मतलब आराम से इसको पढ़ लीजिएगा, रिवीजन करके जाइएगा और आप लोग का परीक्षा आसानी से निकलेगा, कोई दिक्कत नहीं हुआ। थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।